आज हम साइंस का चैप्टर फिजिक्स में से स्टार्ट करेंगे। लाइट, प्रकाश, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु की देखने में सहायता प्रदान करती है। अब प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं? दो होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? सूर्य, तारे। अब प्राकृतिक में, कृत्रिम में क्या जाएगा? जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो निर्वात होता है हमारा खाली स्थान। तो सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश निर्वात में ही चलता है, जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा है? प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 2.25 × 10⁸ अगला क्वेश्चन में क्या कहा पूछा है? प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है सी, 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, प्रकाश की चाल हमारी सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। सघन माध्यम का तात्पर्य है घना, विरल यानी खाली स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश एक तरंग है, तो प्रकाश किस तरह की तरंग होती है? तो इसका सही आंसर यह है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बीच होती है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितने के बीच होती है? तो इसका सही आंसर है बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रकाश की प्रवृत्ति होती है, तो प्रकाश क्या होता है? दोहरी प्रवृत्ति का होता है। दोहरी प्रवृत्ति कैसे होती है? प्रकाश हमारा तरंग और कण के माध्यम की तरह कार्य करता है। तरंग में क्या कहा जाएगा हमारा? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण। वही कण में आएगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा आ जाएगा क्राफ्टन प्रभाव। तो इसमें क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन और ध्रुवण के टाइम पर प्रकाश किस तरह की तरह वर्क करेगा? तरंग की तरह। वहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्राफ्टन प्रभाव में यह कण की भांति कार्य करेगा, इसलिए इसको हम दोहरी प्रवृत्ति का बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर है 18 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? इसमें क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने का समय पूछा है, तो वो है 1.28 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध क्या होता है?
तो आप सबसे पहले हम देखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है। तो हम एक समतल दर्पण लेंगे, इस पर एक अभिलंब गिरा देंगे। अभिलंब जो है दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक प्रकाश की किरण हम दर्पण पर गिराएंगे, फिर दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन हो जाएगा उसका। इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब दोनों मिलकर जो कोण बनाते हैं उसे कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण जो कोण बनाते हैं उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ये हो जाता है आई और ये हो जाता है हमारा आर। तो जो संबंध बनता है इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का संबंध बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोण आई इक्वल टू कोण आर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाती है। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। ये समतल दर्पण है और ये कोई अभिलंब है। अब कोई किरण अभिलंब की दिशा से अगर आती है, ठीक है, 90 की डिग्री पर टकराएगी, तो वो जिस दिशा से आई है अब उसी से टकरा के उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अगर इंसिडेंट रे की 90 डिग्री पर है तो ये 90 डिग्री पर ही रहेगा, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों 90 पर ही रहेंगी। अतः इससे जो हमारा आंसर निकलता है अभिलंब की दिशा में ही वापस लौट जाएगी। क्वेश्चन वगैरह, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण दर्पण के साथ कोण बनाएगी। देखिए चित्र के माध्यम से ये दर्पण बना दिया हमने, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो क्या क्या है, आपतित किरण दर्पण के साथ 7 का कोण बनाती है, दर्पण ये है और आपतित किरण ये है, तो इसके साथ जो कोण बनाया है ये है 60 डिग्री का। तो ये बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। हमें पता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, अगर कोण 30 है तो आर भी 30 होगा। ये 30 है तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और दर्पण के बीच जब 60 का है तो परावर्तित किरण और दर्पण के बीच भी 60 डिग्री का कोण बना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। अब आपतन कोण कितना है, फिर से चित्र बनाते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतन कोण हमारा ये होता है, ये 60 था तो ये 30 डिग्री निकला, तो इसका सही आंसर है 30। अगला देख लेते हैं, परावर्तन भी हमारा 30 रहेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से। देखिए इसमें परावर्तन कोण पूछा है, तो परावर्तन कोण हमने पीछे निकाला था 30 डिग्री है। दिखाई देते हैं, ये 60, ये 30 था तो ये भी 30 रहेगा। यही हमारा परावर्तन कोण है।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपतित किरण दर्पण के साथ 60 का कोण बनाती है तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब विचलन कोण क्या होता है, ये कोई दर्पण है, ये अभिलंब है, जब आपतित किरण आएगी तो हम इसको इमेजनरी क्रॉस कर देते हैं दर्पण से, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित किरण चली जाएगी। तो आपतित किरण और दर्पण के बीच बना कोण कितना है, 60 डिग्री। आपतन कोण का मान कितना है, यानी एंगल आई का मान 30 है, एंगल आर का मान भी तो 30 ही होगा, बचा हुआ ये 60 डिग्री है। तो हमें पता है जब ये एक सीधी रेखा होगी तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से तुम्हारा विचलन कोण जो होता है ये वाला होता है, तो इसे निकालने का तरीका क्या है, 180 है, 180 में से घटा देंगे 30 माइनस 30, तो निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। तो विचलन कोण का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये आंसर नहीं है, तो हम एक बना लेते हैं 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंजुला समतल दर्पण के सामने 5 मीटर दूरी पर खड़ी है। तो एक समतल दर्पण बना लेते हैं। और यहाँ कहीं मंजुला खड़ी है, कितनी दूरी है, 5 मीटर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, उसकी भी दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। अब मंजुला 1 मीटर दर्पण के सामने चलती है, जब मंजुला दर्पण के सामने चल के 1 मीटर पहुंचेगी तो सपोज करो यहाँ आ जाएगी, तो 5 में से 1 गया तो बचा कितना, 4 मीटर। जब मंजुला इधर से 1 मीटर खिसकेगी तो इधर से भी 1 मीटर अंदर की तरफ आ जाएगी, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। तो मंजुला की उसकी ध्रुव से और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी होगी, तो ध्रुव कहाँ होता है, तो मंजुला की ध्रुव से और ध्रुव से उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी है, 4 + 4 8 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका देखिए, ये कोई सर्किल है, यानी वृत्त है। अब वृत्त की त्रिज्या कहाँ होती है, सेंटर में होती है, इसे हम आर कहते हैं। अब सपोज करो थोड़ा बड़ा वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं और हम इतना हिस्सा ले लेते हैं, बस इसको पॉलिश कर देते हैं, तो इसकी त्रिज्या कहाँ जाती है, कहीं यहाँ पर होगी। अब जैसे जैसे ये जो गोलाई है ना सीधी होगी, वैसे वैसे त्रिज्या ये बढ़ती चली जाएगी। इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये थोड़ा और सीधा होगा तो इसकी त्रिज्या कहीं यहाँ आ जाएगी, इतनी दूरी। अब जब सही सीधा करते करते हम दर्पण को बिल्कुल सीधा कर देंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ये भी अनंत पर होगी। समतल दर्पण की क्षमता होती है
तो समतल दर्पण की क्षमता जो होती है वो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग से चला रहा है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग से चल रहा हो तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में उसकी ओर किस वेग से, ये वेग है, किस वेग से आता हुआ प्रतीत होता है? तो वो 2v वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधी होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।